गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में चैप्टर 9 शुरू किया था। चैप्टर 9 घिसा है ना। तो हमने पढ़ा था कि एक दिन की क्लास लगी थी और विद्यार्थियों ने मिलकर क्लास का सारा इंतजाम कर लिया था, क्लास पूरा रेडी कर दिया था, ठीक है, पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है देखो, महीने में 4 दिन ही मैं वहाँ पहुँच पाती थी। तो लेखिका कहती हैं कि वो जो पढ़ाने जाती थी गांव में पीपल के पेड़ के नीचे, वो बस महीने में 4 दिन ही जा पाती थी, है ना। हर रविवार को पढ़ाती थी ना वो पीपल के पेड़ के नीचे। तो वो महीने में बस 4 संडेज होते हैं, तो इसीलिए वो 4 ही दिन पढ़ा पाती थी। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने कपड़ों का प्रबंध किए बिना बच्चों को सफाई का महत्व बताया था। तो जैसा कि पहले ही बताया था लेखिका ने कि वहाँ के बच्चे बहुत गंदे से रहते थे, मतलब उनका शरीर बहुत मैला होता था। वो नहा धोकर एकदम फिट आप जैसे स्कूल में जाते हैं अच्छे कपड़े नहा धोकर साफ सुथरे होकर अच्छे बैग वगैरह लेकर, वो वैसे वहाँ के बच्चे काफी गरीब थे, वो ऐसे नहीं जा पाते थे, है ना। तो वो काफी मैले रहते थे और उनका शरीर भी मैला रहता था। वो नहा नहीं पाते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते थे, कपड़े मैले होते थे। तो इसीलिए लेखिका ने उन सबको समझाया था कि साफ सुथरे कैसे रहा जा सकता है। लेखिका ने उन सबको सिखाया था, ठीक है, कि मतलब साफ सफाई कैसे रखना चाहिए, साफ कैसे रहना चाहिए बिना कपड़ों के यूज किए। क्योंकि लेखिका को पता है कि उनके पास ज्यादा कपड़े तो होंगे नहीं, बच्चों के पास उनके पास तो कपड़े है ही नहीं, इसलिए तो ऐसे वो घूमते हैं ना। इसीलिए लेखिका ने उनको सिखाया था कि कैसे कपड़ों का इस्तेमाल न करके भी आप कैसे साफ सुथरे रह सकते हैं। इस बारे में लेखिका ने उनको बताया था, ठीक है। दूसरे रविवार को कुछ बच्चे गंगा जी में मुंह इस तरह धोकर आए थे कि मेल रेखाओं में बट गया था। तो देखो, तो फिर अब लेखिका ने पहले हफ्ते जब बताया था साफ सफाई के बारे में, तब तो बच्चों को ये बात ध्यान में आई कि लेखिका चाहती है कि वो साफ सुथरे रहें, बच्चे साफ सुथरे रहें, यही चाहती है ना लेखिका। तो फिर क्या किया, टीचर की बात मानने के लिए उन बच्चों ने गंगा नदी में जाकर मुंह धोकर आए, सारे बच्चे, ठीक है, नदी में पास के नदी में जाकर मुंह धोकर आए। ऐसे अब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों से अगर मुंह धोएंगे तो आपको पता है ना, छोटे बच्चे तो नहा भी नहीं पाते अच्छे से, बच्चे मुंह भी नहीं धो पाते। तो इसीलिए ये लोग अच्छी तरह अपने मुंह भी नहीं धो पाए थे और इसीलिए लगता था कि मेल रेखाओं में बट गया था। मतलब मुंह में आधा धुला था, आधा मैला ही था, मतलब बच्चे अच्छी तरह धो नहीं पाए थे, ठीक है। आधा मुंह मैला ही था, आधा धुला हुआ था। तो इसीलिए लेखिका कह रही है कि मेल रेखाओं में बढ़ गया था, मतलब जैसे कि लाइन खींच डाला है, इतना साफ है और इतना मैला है, ऐसे मुंह देखकर लग रहा था बच्चों के, ठीक है। कुछ मैले फटे कुर्ते घर पर रखकर अस्थि पंजर रूप में ही आ गए थे। देखो, तो बच्चों को जब पता चला कि मतलब बच्चों ने जब देखा कि उनके कपड़े मैले हैं, तो उन्होंने क्या किए, अपने मैले कपड़ों को, फटे पुराने मैले कपड़ों को जो पहनना करते थे वो लोग, उन कपड़ों को वो लोग घर छोड़कर ऐसे ही आ गए, ऊपर बिना कुछ पहने ही आ गए, मतलब शर्ट वगैरह बिना पहने ही अस्थि पंजर रूप में आ गए। मतलब अस्थि पंजर कब दिखाई देते हैं, जैसे कि इंसान जब वो कपड़े नहीं पहनते तो अंदर, मतलब उनके शरीर में देखने से लगता है ना, छोटे छोटे बच्चे के अंदर, मतलब उनकी हड्डियां पतले थे ना ये लोग, इनके तो इतना खाना पीना खाकर थोड़ी ना मोटे दुरुस्त थे, ये सारे पतले पतले थे, छोटे छोटे बच्चे थे, है ना। तो वो जब ड्रेस नहीं पहन कर आए थे तब उनके जैसे कि हड्डियां, उनकी शरीर की हड्डियां दिखाई पड़ रही थी, इसलिए कहा गया है कि अस्थि पंजर रूप, मतलब हड्डियों से उनका सब हड्डी वड्डी दिखाई दे रहा था शरीर में, ऐसा लग रहा था कि ऐसे कि हड्डी का एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि वैसे ही। तो वो ऐसे ही आ गए थे, ठीक है। पर घिसा गायब था, लेकिन तब घिसा नहीं आया था स्कूल में, ठीक है, पढ़ने नहीं आया था, तब घिसा तब नहीं आया था। लड़के कानाफूसी करने लगे। पूछने पर पता चला कि घिसा की माँ को रात ही मजदूरी के पैसे मिले हैं। तो फिर क्या हुआ, बच्चे आपस में कानाफूसी करने लगे कि अरे घिसा नहीं आया। तो ऐसे ही, मतलब वो लोग बच्चे बात करते हैं ना कि घिसा अभी नहीं आया, तो वो लोग क्या बात कर रहे थे घिसा के बारे में। तब लेखिका ने जब उनसे पूछा घिसा कहाँ है वगैरह, तब उन्होंने कहा कि क्या पता चला उनसे कि उन्होंने कहा कि घिसा की माँ को कल रात ही मजदूरी के पैसे मिले। घिसा की माँ जो दूसरों के घर पे काम करती थी, उन्हें रात को ही, मतलब कल रात को ही, शनिवार के रात को ही पैसे मिले, ठीक है, मतलब मजदूरी मिली उनको, उनका सैलरी मिला। तो सुबह वो काम छोड़कर साबुन लेने गई है।
ठीक है। सुबह क्या हुआ, रविवार की सुबह क्या हुआ, वो पैसे मिलने पर वो काम छोड़कर साबुन लेने के लिए दुकान पर गई, ठीक है, साबुन लाने के लिए। और घीसा अभी कपड़े धो रहा है, और घीसा बेचारा देखो वो अपने उस साबुन से अपना कपड़ा धो रहा है, ताकि टीचर जी ने उनसे जो कहा है साफ सफाई रखने के लिए, उस बात को देखो इसने कितने अच्छे से माना और अपने मम्मी से साबुन अनवाकर वो कपड़े धो रहा है, ठीक है। घीसा नहा धोकर गीला अंगोछा लपेटे आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी की तरह सामने आकर खड़ा हो गया। तो देखो अब घीसा अब तक नहीं आया था क्लास में, लेकिन वो अब आ गया। उसने क्या पहना, वो अच्छे से नहा धोकर, साबुन से अच्छे से नहा धोकर गीला अंगोछा मतलब गमछा जो हम पोंछते हैं शरीर, ठीक है, गीला अंगोछा लपेट कर उसने कमर में गीला वो तो अभी कपड़े धो रहा था ना बेचारा, तो वही गीला अंगोछा गीला गमछा बांधकर कमर में, और ऊपर आधा भीगा कुर्ता पहने, आधा भीगा कुर्ता सुबह उसने मतलब सुबह से ही कपड़ा धो रहा था, तो उसका कपड़ा कुर्ता काफी सूखा भी नहीं था पूरा, वो उसे ही पहनकर क्लास में आया था, ठीक है। आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी की तरह सामने आकर खड़ा हो गया। वो मैडम के सामने अपराधी की तरह क्यों खड़ा हो गया, क्योंकि वो क्लास में लेट था, तो इसीलिए वो जैसे अपराधी, जैसे कोई गुनाह करके कोई खड़ा होता है चुपचाप सिर नीचे करके, वैसे ही ये बच्चा डर कर चुपचाप खड़ा हो गया था, ठीक है। तब आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। तो इसको ऐसे देखकर टीचर को इतना खुशी या इतना दया आया उस पर, कि इतना प्यार आया उस पर कि टीचर की आंखें, लेखिका की आंखें नम हो गई, मतलब वो उनकी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। वो कहती हैं कि रोम रोम गीला हो गया, मतलब उनको बहुत ही दिल पर लगी उनकी ये बात, ठीक है। घीसा को ऐसे देखकर उनके दिल पर लगी कि ये बच्चा कितना मतलब टीचर की बात की कितना रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। लेखिका बहुत इमोशनल हो गई उसे देखकर। एक दिन न जाने क्या सोचकर मैं विद्यार्थियों के लिए 5-6 सेर जलेबियां ले गई। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन लेखिका उन स्टूडेंट्स के लिए जलेबियां लेकर आई। 5-6 सेर मतलब जैसे हम सेर मतलब एक माप का मापदंड है, जैसे कि हम कहते हैं ना किलो, आधा किलो, वैसे सेर है एक माप। जैसे 5-6 सेर वो जलेबियां लेकर गई उन स्टूडेंट्स के लिए, गाँव के स्टूडेंट्स के लिए। छीना झपटी के कारण किसी को 5-6 से ज्यादा न मिली। तो देखो वो सारे उस जलेबी को खाने के लिए बच्चे थे ना, वो तो सारे छीना झपटी करने लगे, छीनने झपटने लगे, ठीक है। और ऐसे झपटते सबको लगभग 5-6 करके सबको जलेबियां मिली। घीसा वहां से खिसक गया। पता चला कि 2 माह के लिए छप्पर में छिपा आया। वाह, देखो वो क्या करता, घीसा वहां से अपना लेने के बाद वहां से हट गया, ठीक है। घीसा वहां से खिसक गया मतलब वहां से हट गया, चला गया वहां से जाकर वो उसने क्या किया, पता चला कि 2 माह के लिए छप्पर में छिपा आया। तो उसको भी ऐसे ही जलेबियां मिली थी, उसमें से 2 जलेबियां उसने बचाकर छप्पर में जाकर छिपा कर आ गया। छप्पर मतलब पास के झाड़ियों में ही, या फिर वो किसी घर के ऊपर होता है, छत के नीचे वाली जगह को भी छप्पर कहते हैं, जिसमें खोस कर आ जाते हैं लोग, कुछ मतलब कुछ रखते हैं खोस कर, ठीक है। तो वो कहीं छिपा कर आ गया, 2 जलेबियां अपनी माँ के लिए बचाकर छिपा कर आ गया। एक उसने अपने पाले हुए कुत्ते को दी और 2 खुद खा ली। तो देखो उसने जो घीसा का जो कुत्ता था, घीसा ने कुत्ता भी पाल रखा था, उसने एक जलेबी अपने कुत्ते को भी खिलाई, और बाकी जो 2 जलेबियां बची उसने वो 2 जलेबियां खा ली। 5 जलेबियां मिली थी उसको, 2 उसने मम्मी के लिए रखी, एक कुत्ते को खिलाया और खुद 2 जलेबियां खाई, ठीक है। देखो वो कितना प्यार करता है सबसे और कितना सोचता है सबके बारे में, है ना। और चाहिए के उत्तर में बोला, कुत्ते को कम मिली है गुरुजी, चाहे तो उसे दे दे। देखो कितना अच्छा है वो बच्चा। जब गुरुजी ने उसको पूछा, लेखिका ने उसको पूछा कि और चाहिए क्या तुम्हें जलेबी, तब उसने कहा कि कुत्ते को कम मिली है, क्योंकि उसने अपनी माँ के लिए 2 रखी और खुद भी 2 खाई, लेकिन कुत्ते ने तो सिर्फ 1 ही खाई, इसीलिए उसने कहा कि कुत्ते को कम मिला है, तो आप चाहे तो कुत्ते को दे दीजिए, मुझे और नहीं चाहिए। कितना अच्छा है देखो वो। होली के बाद उसे ज्वर हो गया। इतवार की सांझ में बच्चों को विदा दे उसे देखने चली कि वह गिरते पड़ते वहीं आता दिखा। तो देखो
होली के बाद वो जब पढ़ाते रहती रही, फिर होली के बाद होली आई, होली के बाद उस बच्चे को बुखार आ गया, ज्वर मतलब बुखार, तो उसे बुखार हो गया, फीवर आ गया। फिर उसने इतवार की सांझ को उस संडे वो पढ़ने नहीं आया क्लास में, ठीक है। एक संडे, होली के बाद वाले संडे वो पढ़ने नहीं आया, उसे बुखार था। तो टीचर ने उन सब बच्चों को क्लास के बाद सब बच्चे जब चले गए तो वो टीचर उस घिसा को देखने के लिए जाने लगी कि उसे बुखार था ना, तो उसे देखने के लिए उनका मन हुआ, वो घिसा को देखने जाने लगी। तो फिर क्या हुआ, जब वो जा ही रही थी कि उन्होंने देखा कि बेचारा घिसा दौड़ कर गिरते पड़ते, मतलब दौड़ कर गिरते उठते, गिरते संभलते वो उधर ही टीचर की तरफ ही आ रहा था, टीचर से मिलने ही आ रहा था। घिसा मुझे रोकने की जिद करने लगा, उसे टूटी खाट पर लिटाकर मैं लौटी। उसके कुछ दिन उपरांत वो अच्छा हो गया। तो फिर क्या हुआ, घिसा मुझे रोकने की जिद करने लगा। वो टीचर को घिसा उनसे मिला और उनके घर के पास मिला, मतलब वो घिसा भी उनसे मिलने जा रहा था और उनकी टीचर भी उसके घर के पास पहुंची थी कि तब उन्होंने घिसा को देख लिया और घिसा ने उनको रोकने की कोशिश की, ठीक है। उनको रोकने के लिए बोला, टीचर को बोला कि आप रुक जाइए, हाँ। तो इसीलिए तब टीचर तो नहीं रुक सकती थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बच्चे को, घिसा को टूटी खाट पर लिटा कर लौटी। तो वो उसे बुखार था ना, तो उसे मना कर, उसे सुलाकर वो लौटी। उसका खाट भी बेचारे का टूटे, गरीब इंसान है वो, उसकी खाट भी टूटी हुई थी, तो उसी खाट पर उसे लेटा कर वो लौट गई वहां से, ठीक है। इसके कुछ दिन उपरांत वो अच्छा हो गया, उपरांत मतलब बाद, कुछ दिनों बाद, इसके कुछ दिनों बाद वो अच्छा हो गया, उसका तबीयत ठीक हो गई, बुखार चला गया। मैंने उस दिन तीसरे पहर से संध्या तक वहां रहने का निश्चय किया था, परंतु पता चला घिसा आंखों को मलता, पुस्तक से धूल झाड़ता सुबह से पेड़ के नीचे बैठा है। फिर क्या हुआ देखो, वो अगली जब रविवार को वो गए तो ठीक होने के बाद, तब उन्होंने सोचा कि तीसरे पहर तक, मतलब दिन के तीसरे पहर तक, मतलब शाम तक उन्होंने सोचा कि वो वहीं रहेंगी। मैंने उस दिन तीसरे पहर से संध्या तक वहां रहने का निश्चय किया, मतलब तीसरे पहर से लेकर शाम तक वो वहीं रहेंगी। लेकिन उनको पता चला कि घिसा आंखों को मलता, पुस्तक से धूल झाड़ता, सुबह से पेड़ के नीचे बैठा है। तो उनको पता चला कि घिसा तो पहले से ही क्लास के लिए बैठा है, ठीक है। धूल झाड़ता मतलब उसके किताबों में जो धूल पड़ गई थी बहुत दिनों से ना पढ़ने के कारण, तो उसने उस धूल को झाड़ता हुआ, अपने आंखों को मलता हुआ, वो तबीयत भी ठीक नहीं थी ना उसकी, वो हाल ही में बुखार से उठा था, तो वो जाकर पेड़ के नीचे ऑलरेडी बैठा हुआ था। मेरे जाने की खबर से बच्चे उदास थे, वे मानते थे कि तबीयत खराब होने के कारण मैं कब लौटूंगी कुछ पता नहीं। तो लेखिका बीमार थी तब, ठीक है, वो बीमार थी। मेरे जाने की खबर से बच्चे उदास थे, वह जा रही थी क्लास से, ठीक है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वे मानते थे कि तबीयत खराब होने के कारण मैं कब लौटूंगी कुछ पता नहीं। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सब बच्चे उदास हो गए थे कि पता नहीं मैडम अब जा रही हैं तो कब लौटेंगी, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, कब तबीयत ठीक होगी तो कब आएंगी वो। 1-2 दिए जल उठे थे। घिसा को गुरु साहब को विदा करना था, वो बड़ा सा तरबूज लिए वहां आया। तो फिर क्या हुआ देखो, शाम ज्यादा हो गई, 1-2 दिए जल रहे थे, मतलब शाम को लोग तो अपने घरों में दिए जलाते हैं ना, तो सभी लोग मतलब कुछ लोग अपने घरों में दिए भी जला लिए थे, मतलब बहुत शाम हो गई थी, है ना, रात होने वाली थी। तब क्या हुआ, घिसा अपने गुरु साहब को विदा करना था, घिसा को अपने गुरु साहब को विदा करना था, इसीलिए उसने एक गिफ्ट के तौर पर, सेपरेट होने के टाइम में हम किसी को कुछ याद में गिफ्ट देते हैं ना, तो वो एक बड़ा सा तरबूज लिए वहां पर आया, एक बड़ा सा तरबूज लेकर, टीचर के लिए तरबूज लेकर वहां पर आया, ठीक है, उन्हें विदा करने के लिए। घिसा के पास पैसा न था, न ही खेत थे, तब क्या इसे चुरा कर लाया था। तो देखो, तो ये इतना बड़ा सा तरबूज बच्चा लाया कहाँ से, ना तो उसके पास पैसे थे, ना उसका तरबूज का खेत है कि वो खेत से लेके आएगा, तो फिर वो क्या चुरा कर लाया था इस तरबूज को। घिसा गुरु साहब से झूठ बोलना भगवान से झूठ बोलना समझता है। तो घिसा भी जानता है कि गुरु साहब से झूठ बोलेंगे तो वो भगवान से झूठ बोलने के बराबर होगा, ठीक है। वो तरबूज कुछ दिन पहले ही देख आया था, माई को लौटने में देर हो गई,
उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। खेत वाले ने कहा, पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। इससे वह कुर्ता दे आया। तरबूज सफेद न हो इसलिए कटवाना पड़ा। मीठा है या नहीं ये देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। तो देखो, घिसा ने अपनी पूरी कहानी बताई कि वो तरबूज कैसे लाया। उसने तरबूज को कुछ दिन पहले से ही देख कर रखा था, ठीक है। उसने टीचर को साफ साफ बताया कि वो तरबूज कुछ दिन पहले से ही देख आया था। तो फिर उस दिन उसकी माँ को लौटने में देर हुई थी ना, वो अब जिस दिन तरबूज को लाने जाना है तब उसकी माँ को काम से लौटने में देर हो रही थी। इधर टीचर को भी विदा करना था, इसीलिए उसने क्या किया, वो खुद ही चला गया खेत में वो तरबूज को लाने के लिए। फिर उसने जब तरबूज खेत देर हो गई, उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा, ठीक है। तो खेत वाले ने उससे कहा कि पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो कुर्ता दे दो तुम्हारा, ठीक है। तुम्हें तरबूज चाहिए लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है तो तुम कुर्ता दे दो बदले में, ठीक है। इससे तो उसने क्या किया, बच्चे ने घिसा ने अपना कुर्ता दे दिया तरबूज लेने के लिए। तरबूज सफेद न हो इसलिए कटवाना पड़ा। तो तरबूज सफेद ना हो जाए इसीलिए उसे काटना पड़ा, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन नहीं तो वो सड़ जाता। फिर वो मीठा है या नहीं उसे चेक करने के लिए उसने उंगली डालकर थोड़ी सी तरबूज खाई भी, चेक करी, ठीक है, कि वो मीठा है या नहीं। गुरु साहब न लेंगे तो घिसा रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा। तो देखो, वो रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पढ़ा पाठ दोहराता रहेगा ताकि छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिख कर दिखा सके। उसने अच्छे से टीचर को समझाया कि मतलब टीचर से कहा कि गुरु साहब आप अगर नहीं लेंगे इस गिफ्ट को, मेरे गिफ्ट को अगर आप नहीं लेंगे इस तरबूज को, तो वो रात भर रोएगा, ठीक है, छुट्टी भर रोएगा। जितनी मतलब पूरा छुट्टी जो उसको मिलने वाली है, पूरा हफ्ता या पूरा जितना भी दिन टीचर नहीं आने वाली है, वो सब हर दिन वो रोता रहेगा कि उसकी गिफ्ट टीचर ने नहीं ली। इसलिए वो रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पढ़ा पाठ दोहराता रहेगा ताकि छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिखकर दिखा सके। तो वो इसलिए उसने ठान लिया कि वो हर रोज क्या करेगा, वो जो क्लास में इतने दिनों तक टीचर ने पढ़ाया है वो सबको दोहराएगा, रिवीजन करेगा और अच्छी तरह सीखता रहेगा, ताकि जब टीचर छुट्टी के बाद वापस पढ़ाने आए तब वो अपने स्लेट पर पट्टी पर मतलब स्लेट पर अच्छे से लिखकर टीचर को दिखा सके कि उसने प्रैक्टिस किया है, अच्छे से सीखा है सब कुछ। तो बातें सुनकर उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भाव विभोर हो चली। तो घिसा की ये सारी बातें सुनकर टीचर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, ठीक है, और उन्होंने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर भाव विभोर मतलब इमोशनल हो गई, ठीक है। भाव मतलब ज्यादा इमोशनल हो जाना, भावना, अपने मन के भाव में ज्यादा डूब जाना। तो वो ज्यादा भाव विभोर हो गई उसकी बातें सुनकर, उसके सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार करने लगी। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा न मिली होगी मुझे। तो फिर देखो टीचर क्या कहती है कि उस तट पर मतलब गंगा के उस तट पर, उस बीच मतलब उस जगह पर कभी किसी को ऐसी दक्षिणा नहीं मिली होगी। दक्षिणा मतलब जो हम फीस देते हैं गुरु को, टीचर की फीस जो देते हैं, तो किसी भी टीचर को आज तक ऐसी फीस नहीं मिली होगी। मुझे उस दक्षिणा के सामने संसार के सारे सुख फीके जान पड़े। टीचर को, लेखिका को ऐसा लगा कि उस फीस के सामने इस दुनिया के सारे जो संसार के सारे सुख, ठीक है, इससे बड़ी चीज, इससे बड़ा सुख उनके लिए और कोई नहीं हो सकता, ठीक है, और कोई सुख नहीं हो सकता, या ऐसी संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जो इससे ज्यादा उन्हें सुख दे सके। वो इतना ज्यादा, वो गिफ्ट उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, प्रेशियस था, ठीक है। घिसा के सुख का विशेष प्रबंध कर मैं बाहर चली गई और लौटते लौटते कई महीने लग गए। इसी बीच उसका कोई समाचार न मिलना ही संभव था। मतलब घिसा के सुख के लिए व्यवस्था करके वो वहां से आ गई और लौटते लौटते कई महीने लग गए। तो फिर उनको वो बीमार थी ना, तो उनको स्वस्थ होने में और वापस मतलब लौटते लौटते उस तरफ काफी महीने लग गए कि वो काफी महीनों तक
गंगा पार उस गांव में नहीं जा पाई। इसी बीच उसका कोई समाचार न मिलना ही संभव था, तो अब वहां पर जा ही नहीं पाती थी, तो घीसा का कोई समाचार, कोई उसके बारे में कुछ उनको थोड़ी ना पता चलता था, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता था उसके बारे में। जब फिर उस ओर जाने का अवकाश मिल सका, तब घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया। देखो, जब बहुत दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जब लेखिका को उस तरफ जाने का टाइम मिला, वो मतलब उस तरफ जाना पड़ा उनको, तो वो गई गंगा किनारे, उसी गांव पर गई, ठीक है। लेकिन उन्हें जाने के बाद ये पता चला कि घीसा तो अब है ही नहीं, घीसा इस दुनिया में नहीं रहा। उसको भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया, मतलब छुट्टी दे दी, भगवान जी ने उसे अपने पास बुला लिया, ठीक है। घीसा अब नहीं रहा। आज वो कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है। देखो, लेखिका को सोचो कैसा लगा होगा, इमोशनली इतना अटैच थी वो उससे, उससे इतना प्यार करती थी, घीसा भी उनसे इतना प्यार करता था और इतना इमोशनली अटैच थे उसके साथ, है ना। उनका मन का रिश्ता कितना पक्का था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि घीसा दुनिया में नहीं रहा, तो वो कितना खराब लगा होगा, कितना दुख हुआ होगा उनको, ठीक है। तो वो ये कहानी दोहराना नहीं चाहती, मतलब उस बात को उतनी पीड़ा देती है उनको, वो बात याद आने से उनको इतना दुख होता है कि वो उस बात को भूलना चाहती हैं, वो उस बात को दोहराने की उनमें शक्ति नहीं है। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती रहती हूँ। तो उन्हें घीसा तो वापस कभी नहीं मिल पाया, लेकिन वो हमेशा जिन बच्चों को पढ़ाती हैं, अभी भी वो पढ़ाती हैं बच्चों को, लेकिन उन सब बच्चों के मलिन मुखों में, सब बच्चों के चेहरों में वो घीसा को ढूंढती रहती हैं। जैसे कि ये सब में वो घीसा का ही रूप देखती हैं कि ये सारे बच्चे घीसा के ही रूप हैं, उन्हें ऐसा ही लगता है, ठीक है। घीसा उनके यादों में आज भी जिंदा है। वो आज भी घीसा को अपने आसपास महसूस करती हैं, उसे प्यार से याद करती हैं। उसके प्यार, उसके श्रद्धा, उसके त्याग को लेखिका कभी नहीं भूल पाएंगी और ऐसे ही वो हमेशा उसको याद करती रहेंगी और इमोशनल होती रहेंगी, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और हमने जाना कि एक शिष्य कैसे अपना सब कुछ देकर अपने गुरु का सम्मान करता है, गुरु से प्यार करता है, उनका ख्याल करता है ना। और गुरु भी उस बच्चे से कितना प्यार करती हैं, ठीक है। तो उसके व्यवहार से वो उस बच्चे से इतना प्यार करती हैं। वो तो उसके पास तो कुछ भी नहीं, बस वो उसका जो पढ़ाई में मन है, वो जो सच्चा और अच्छा बच्चा है, इसीलिए उसके टीचर उसको इतना प्यार करती हैं, है ना। तो आपने जाना कि एक शिष्य और गुरु का रिश्ता कैसा होता है, कितना अनोखा रिश्ता होता है ना। सबसे ऊंचा रिश्ता होता है इस दुनिया में एक गुरु और उसके शिष्य का, ठीक है। तो आप भी, जब आप अभी शिष्य हैं, तो अपने गुरुओं का ऐसा ही सम्मान करें और जब आगे जाकर अगर आप गुरु बने तो अपने शिष्यों से ऐसा ही प्यार करें और उनके साथ ऐसा ही अपनापन निभाएं, है ना। तो आज की ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुई और क्लास भी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी फॉर टुडे, द क्लास इज ओवर। थैंक यू।